सबसे पहली बात यह है कि हम भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। देखिए, मुझे लग रहा है जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, कोई पीएचडी का नाम लेकर लोगों को वोट देने की बात होती है, कभी 90 सीटों पे खुद लड़ने की बात आती है, कभी किसी के तारीफ में कसीदे पढ़े जाते हैं, कभी किसी की तारीफ में कसीदे पढ़े जाते हैं। अभी हम भी कंफ्यूज हैं कि आखिर रात को कुछ सुबह को कुछ, तो उस चीज़ को हम भी महसूस कर रहे हैं। क्योंकि क्यों भाजपा इलेक्शन से भाग रही है, कभी वो बहाना, कभी डिलिमिटेशन का बहाना, कभी कोई और बहाना। तो आप देखेंगे, क्योंकि ये खुद कमज़ोर है, इनको पता है कि पानी खिसक रहा है। 370 को ख़त्म किसने किया? क्या यहाँ की रीजनल पार्टीज जिम्मेदार नहीं है? देखिए, क्या कांग्रेस ने पहले से ही खोखला करके नहीं रखा था? क्या पीडीपी ने 2014 में महबूबा मुफ्ती ने कोalition नहीं की थी भाजपा सरकार के साथ? क्या फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत में 2008 की बात करेंगे, 2014 की बात करेंगे, 2016 की बात करेंगे? क्या उस टाइम पे यहाँ पे पैरगन्स नहीं थे जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस तनकीद कर रहे हैं बीजेपी पे? कि दो तरीके हैं 370-35 से जितने भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज 5 अगस्त 2019 को हमसे छीनी गई है, उसको वापस लाने के दो ही तरीके हैं। गिरते हैं शाहसवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। चाहे उसमें आप जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर, चाहे उसमें एलओपी का लीडर, चाहे उसमें जनरल सेक्रेटरी, चाहे उसमें सीडब्ल्यूसी का मेंबर, चाहे उसमें आप कोई भी पद इंडियन नेशनल कांग्रेस का नहीं है जो हमारे आज़ाद साहब के पास नहीं हुआ। कि मान लें कहीं आग लगे, लोग भागना शुरू करते हैं, लेकिन सहाफ़ी जो होता है वो उधर की तरफ घुसना शुरू करता है। मैं उस शख्स की आवाज़ लेकर वक्त के चीफ मिनिस्टर के पास गया और उन्होंने मुझे वहाँ से अपने पॉलिटिकल एडवाइज़र के पास भेजा, लेकिन उस शख्स का काम नहीं हुआ जो कि एक जेन्युइन था। बेचारा गरीब आदमी 2-3 महीने से चक्कर काट रहा था। तो फिर मैंने उस वक्त उस पॉलिटिकल एडवाइज़र को कहा था कि इंशाल्लाह अब आप देखेंगे गांदरबल में आपकी सियासत करना बहुत मुश्किल होगा। सर, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। और मेरी तरफ से आपके नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी नज़र जो है वो सियासत पे रहती है, पॉलिटिक्स पे रहती है, और आज पॉलिटिक्स पे ही हम बात करेंगे। लेकिन पॉलिटिक्स पे बात करने से पहले आपका बैकग्राउंड जो है वो जर्नलिज्म था, और आपने सहाफ़त की दुनिया में कदम रखा था, और सहाफ़त की दुनिया में कदम आपने रखा था, आप वहाँ पे भी लोगों की खिदमत कर सकते थे। लोग, सहाफ़त एक इबादत है, तो सहाफ़त को छोड़ के आपने पॉलिटिक्स क्यों चुना? देखिए, जहाँ तक आपका जो सवाल है, मैं पहले भी 1-2 बार इसका जवाब दे चुका हूँ। मैं टेलीविज़न में था कोई 16-17 साल, एज अ प्रोड्यूसर भी वहाँ था। उसके बाद सहाफ़त में मैंने कदम रखा था, और यही वजह था, ये ख्वाब था कि लोगों की खिदमत करें। लेकिन सहाफ़त के बाद मुझे ऐसा लगा, ऐसा फील हुआ कि किसी शख्स की फरियाद लेके मैं उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के पास गया था। तो मैं 2-3 बार उसके पास गया, तो उन्होंने उसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। तो फिर मुझे लगा नहीं, शायद हमारी बात में आज वज़न नहीं है, क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर एक डिस्टर्ब स्टेट में आ गया, तो उससे थोड़ा मुझे लगा कि जर्नलिज्म के माध्यम से हम लोगों की आवाज़ थोड़ी कम होने लगी। तो उसको मद्देनज़र ये मुझे लगा, हो सकता ऐसा ना होता, लेकिन ये इसकी शुरुआत उस दिन से हुई जब मैं उस शख्स की आवाज़ लेकर वक्त के चीफ मिनिस्टर के पास गया, और उन्होंने मुझे वहाँ से अपने पॉलिटिकल एडवाइज़र के पास भेजा, लेकिन उस शख्स का काम नहीं हुआ जो कि एक जेन्युइन था। बेचारा गरीब आदमी 2-3 महीने से चक्कर काट रहा था। तो फिर मैंने उस वक्त उस पॉलिटिकल एडवाइज़र को कहा था कि इंशाल्लाह अब आप देखेंगे गांदरबल में आपकी सियासत करना बहुत मुश्किल होगा। तो यही वजह बना, मैंने कहा नहीं, देखते हैं। वो कहते हैं शाहसवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो मैंने कहा चलो हम भी देखते हैं, आजमाते हैं, तो कम से कम लोगों की आवाज़ बनकर आ गया। सर, अगर हम बात करेंगे, आप एक सीनियर सहाफ़ी माने जाते हो। आज से कबल 30 साल पहले की अगर हम बात करेंगे, आज की बात करेंगे, 30 साल पहले की सहाफ़त में और आज की सहाफ़त में आपको क्या फ़र्क है? देखिए, सहाफ़त तो माशाल्लाह एक अजीम पेशा है, और लोगों की खिदमत बिना मतलब के करना और अपने आप को वक्फ करना। अब देखते हैं, सहाफ़ी हमेशा अगर कहीं कोई इंसिडेंट हो, मान लें कहीं आग लगे, लोग भागना शुरू करते हैं, लेकिन सहाफ़ी जो होता है वो उधर की तरफ घुसना शुरू करता है। अगर कहीं बम फटे तो लोग भागना शुरू हो जाते हैं, लेकिन सहाफ़ी जो होता है उसकी एक ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और आप देखते हैं जहाँ लोगों को दबाया जाता है, वहाँ सहाफ़ी की आवाज़ बनता है, सहाफ़ी उनकी आवाज़ बनता है। हाँ, उसको भी मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है, उसको भी प्रेशर झेलना पड़ता है, उसको भी जो बरसरे इक़्तिदार होता है
उसका असर तो उस पर होता है। लेकिन मुझे लगता है अगर कोई भी दुनिया में काम किया जाए, नेक नीति से किया जाए, तो मुझे लगता है अल्लाह ताला उसमें कामयाबी ज़रूर देता है। सियासत पे आते हैं, सियासत की बात करते हैं, क्योंकि आपकी नज़र जो है वो आजकल सियासत पे ज़्यादा रहती हैं। मौलाना नबी आज़ाद साहब ने हाल ही में रिज़ाइन किया कांग्रेस के साथ, एक कदावर लीडर जो हैं वो माने जाते हैं, तो आपकी तासुरात में जानना चाहता हूँ, इस पर आपके तासुरात क्या हैं? देखिए, अगर सियासत से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई अदना सा भी वर्कर या साथी चला जाता है तो नुकसान होता है, क्योंकि ये तो सच्चाई है। और जहाँ तक आज़ाद साहब की बात है, कदावर लीडर है, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि जब मैंने उस चिट्ठी को पढ़ा, 3 पेजों में तो वो चीज़ आज़ाद साहब ने लिखे हैं जो उनको कांग्रेस की तरफ से मिले, चाहे उसमें आप जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर, चाहे उसमें LOP का लीडर, चाहे उसमें जनरल सेक्रेटरी, चाहे उसमें CWC का मेंबर, चाहे उसमें आप कोई भी पद इंडियन नेशनल कांग्रेस का नहीं है जो हमारे आज़ाद साहब के पास नहीं हुआ। क्योंकि मैं तो मुबारकबाद देना चाहूँगा कि अगर वो चिट्ठी में जो उन्होंने लिखा है, तो शायद मुझे लगता है कि अगर हम लोगों को आज कहते हैं कि आज़ाद साहब जनरल सेक्रेटरी भी थे, आज़ाद साहब को LOP का लीडर भी बनाया गया, आज़ाद साहब को वो कोई पोस्ट नहीं है जो कांग्रेस से नहीं दी, तो मुझे ये यकीन नहीं हो रहा था आखिर आज़ाद साहब क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि सारी हदें, सारे पोस्ट, सारी चीज़ें तो उनको मिल गई थी, तो उस वजह से नुकसान तो पार्टी का होगा। लेकिन मुझे मौलाना नबी आज़ाद साहब जब से उन्होंने रिज़ाइन किया, रिज़ाइन करने के बाद बहुत सारे कांग्रेस के ऐसे वर्कर्स या सीनियर लीडर्स भी हम कह सकते हैं उन्होंने कांग्रेस से रिज़ाइन किया, क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस दिन ब दिन खोखला हुआ नजर आ रहा है? देखिए, आप मुझे बताइए, आपने बड़े लीडरों का नाम लिया, कश्मीर में पीरज़ादा सईद साहब, अब्दुल डार साहब, इसी तरह गुलजार अहमद वानी साहब या मोहम्मद अमीन भट्ट साहब, जितने भी ये 4-5 लोग हैं, तो आप उनकी एज का भी तकाजा देखिए। अगर आप अपने एजाज साहब, आप ही हमेशा जर्नलिस्ट ही रहेंगे तो बाकी लोग आगे कैसे आएंगे? तो आगे लोगों के आने का देखिए, कांग्रेस हर गांव में आपको दिखेगी, हर मोहल्ले में दिखेगी। कांग्रेस एक वाहिद तंजीम है, 135 साल पार्टी है, जो हिंदुस्तान के हर गांव, हर क्षेत्र, हर गली, हर नुक्कड़ पे आपको कांग्रेस ही मिलेगा। और मुझे लगता है ये सुनहरी मौका है उन लोगों के लिए। मुझे लगता है कि जो नौजवान कांग्रेस के साथ पिछले 20 सालों से जुड़े हैं, 30 सालों से जुड़े हैं, उनके लिए रास्ता खुल गया। हार जीत तो अल्लाह के हाथ। मैंने पहले भी अर्ज किया है, गिरते हैं शाहसवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। साहिल साहब, आपकी बात से मैं अहमत रखता हूँ, लेकिन मुख्तसर में आपसे बात करना चाहता हूँ, 370 को ख़त्म किसने किया? क्या यहाँ की रीजनल पार्टीज जिम्मेदार नहीं है? देखिए, क्या कांग्रेस ने पहले से खोखला करके नहीं रखा था? क्या PDP ने 2014 में महबूबा मुफ्ती ने कोalition नहीं की थी भाजपा सरकार के साथ? क्या फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत में 2008 की बात करेंगे, 2014 की बात करेंगे, 2016 की बात करेंगे, क्या उस टाइम पे यहाँ पे पैरगन्स नहीं थे जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस तनकीद कर रहे हैं BJP पे? जहाँ तक आपने सवाल किया, कांग्रेस 370, देखिए 370-35A देने वाला कौन है? ये तो कोई रीजनल पार्टी देने वाली नहीं है, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस देने वाली नहीं है, ये तो वो तो आज की, आप पहले की बात करें कि आज की बात? आज की बात में कर रहा हूँ। देखिए, आज तो सुप्रीम कोर्ट देखिए, यहाँ के रीजनल पार्टीज कह रहे हैं कि क्या, आपकी बात से मैं अहमत रखता हूँ, आपका कहना है कि 370 को कोई भी वापस नहीं ला सकता है सुप्रीम कोर्ट के बगैर, जिस तरह से मैंने आपकी बात समझी, तो फिर यहाँ के रीजनल पार्टीज दावा कर रहे हैं कि हम 370 को वापस लेकर आएंगे। जब यहाँ पे कोई वापस नहीं ला सकते, सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में 370 का केस पेंडिंग है, तो वापस कैसे ला सकते? क्या और यहाँ की रीजनल पार्टीज एक बार फिर से धोखा नहीं कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ? देखिए, मैं तो रीजनल पार्टीज का तर्जुमा नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 2 तरीके हैं 370-35 से, जितने भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज 5 अगस्त 2019 को हमसे छीनी गई, उसको वापस लाने के 2 ही तरीके हैं। एक तो जो हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो मसला है, दूसरा जो पार्लियामेंट 2024 में बनेगी, अगर कांग्रेस हुकूमत में आई तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारी जितनी भी जो 5 अगस्त को हमारी जितनी भी जो हमारे पास प्रावधान थे उनको वापस लाया जा सकता है। मगर उसके लिए या तो हमारे पास पूरी मेजॉरिटी हो और कांग्रेस सरकार बनाए। पार्लियामेंट मेंबर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, PhD के सदर भी हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का सबसे अहम रोल रहा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे अहम रोल रहा था PhD को बनाने में। तो लोगों को कहीं ना कहीं
ये विश्वास था कि अगर 370 को कोई वापस ला सकते हैं, उस पर कोई बात कर सकते हैं, तो वो PhD कर सकते हैं। PhD का अहम रोल रहा था बनाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस का। हाल ही में नायब सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला साहब का बयान सामने आया था कि 90 सीटों पे इलेक्शन हम खुद लड़ेंगे। क्या हो रहे हैं ये कश्मीर में? क्या ये मजाक नहीं हो रहा है? क्या जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ फिर से धोखा तो नहीं हो रहा है? देखिए, मैंने बनाया, उसके बाद आप फिर अपनी टांगे बाहर निकाल रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या आप कह सकते हैं? देखिए, कांग्रेस तो PhD का हिस्सा नहीं थी। मैं नेशनल हाँ, कॉन्फ्रेंस क्योंकि मैं किसी भी रीजनल पार्टी के ऊपर टिप्पणी करूंगा, ये तो बेहतर रहेगा कि ज़्यादा कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से लोगों से पूछें कि आप लोगों को क्या बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि चलो जी मैं गवर्नर साहब से मिलके स्टेट वापस लाऊंगा, कोई कह रहा है कि बस अब हम हमें वोट दो। साहब, आपकी बात से सहमत रखता हूँ मैं, आपका कहना दुरुस्त है। आप कांग्रेस की हक में बात कर सकते हो, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी और पार्टी के बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन आप एक सहाफ़ी भी हो और आपकी नज़र समाज पे रहती है, आपकी नज़र सियासत पे रहती है, आपकी नज़र पॉलिटिक्स पे रहती है, हर चीज़ पे रहती है। तो आपको पता होगा कि जब PhD बनी थी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से बनी थी। तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपने टांगे बाहर निकाल रहे हैं। एज आप एक सहाफ़ी हो, एक सहाफ़ी होने के नाते मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, तो क्या आपको लगता है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से लोगों के साथ धोखा कर रही है? देखिए, मुझे लग रहा है जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, कोई PhD का नाम लेकर लोगों को वोट देने की बात होती है, कभी 90 सीटों पे खुद लड़ने की बात आती है, कभी किसी के तारीफ में कसीदे पढ़े जाते हैं, कभी किसी की तारीफ में कसीदे पढ़े जाते हैं। अभी हम भी कंफ्यूज हैं कि आखिर रात को कुछ, सुबह को कुछ, तो उस चीज़ को हम भी महसूस कर रहे हैं, वो चीज़ हम भी उसको महसूस कर रहे हैं। लेकिन किसी चीज़ को परफेक्टली कहना ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हमें कोई चीज़ दिखे। लेकिन एक चीज़ तो दिख रही है, क्योंकि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूँ, कांग्रेस की तरफ से गारंटी आपको देता हूँ, आपके माध्यम से, एजाज साहब आपके माध्यम से, कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएगी। इसके लिए मैं गारंटी करता हूँ। बाकी हमारा और दूसरी गुजारिश करता हूँ अपने जम्मू कश्मीर के लोगों से कि आप देखिए 2019 के बाद यहाँ ही पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा क्यों बन रही? मकसद क्या है इसका? क्योंकि ये एक ही मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जहाँ के लोग, जहाँ के वोट को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की जाती है। और यही वजह है, इस बार गुजारिश मेरी ये हो कि आपने लाल को भी आजमाया, आपने सब्ज को भी आजमाया, अब एक बार कांग्रेस को मौका दें, तो इंशाअल्लाह हम आपको निराश नहीं करेंगे, हम आपको धोखा नहीं देंगे। सबसे पहली बात यह है कि हम भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। हाल ही में अगर हम बात करेंगे, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से ये बयान सामने आए थे कि आप नॉन लोकल जितने भी यहाँ पे हैं वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं। लोगों को कहीं ना कहीं शक था कि अब PhD के साथ, अगर हम यहाँ के रीजनल पॉलिटिकल पार्टी से बात करेंगे, PDP तो NC ने तो पहले से ही एकजुट हुई थी, उसके बाद कांग्रेस भी इनका साथ देगी, बाकी पार्टीज इनका साथ देगी। लेकिन उसके बाद ऐसे स्टेटमेंट आते हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब का नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, कहीं ना कहीं अब दूर होते जा रहे हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब अब कांग्रेस में नहीं है। अगर उसका कोई स्टेटमेंट आता है वो कांग्रेस के साथ जुड़ेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन किया है। और जहां तक आप कश्मीरी किसी भी लोगों को अब किसी भी कश्मीरी पॉलिटिशियन पे भरोसा नहीं रह चुका है। देखिए कैसे लोग कह रहे हैं कि अब फारूक अब्दुल्ला साहब पे भी भरोसा नहीं रह चुके हैं, कहीं ना कहीं वो भी मत चले जाएंगे बीजेपी के साथ। देखिए, मैं आपको वही कह रहा हूँ, हमारे लिए जब से मैंने सियासत शुरू की है, हमने, आपकी उम्र में भी आप भी देखते होंगे, एक कदावर लीडर गुलाम नबी आज़ाद था, और जिसको बनाने वाला गांधी परिवार है, जिसको बनाने वाला संजय गांधी था, इंदिरा गांधी, हमारे राजीव जी है, तो सोनिया जी ने उनको चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाया। तो वो भी 33 साल, 40 साल, 50 साल के बाद कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। तो अब वो क्यों छोड़ रहे हैं? कौन उनके लिए आंसू बहा रहा है और वो किसके लिए आंसू बहा रहा है? वो तो लोग जानते हैं, क्योंकि ये पब्लिक है ना, सब जानते हैं। इनको जम्मू कश्मीर के लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ हर 15 दिन के बाद देखते हैं कभी कोई न कोई पॉलिटिकल पार्टी बन रही। क्यों बन रही है? जानते हैं लोग, इसका जवाब देना जानते हैं वो, और जवाब देंगे इंशाल्लाह, वक्त आएगा। क्योंकि क्यों भाजपा इलेक्शन से भाग रही है? कभी वो बहाना, कभी डिलिमिटेशन का बहाना, कभी कोई और बहाना, तो आप देखेंगे, क्योंकि ये खुद कमजोर है, इनको पता है कि पानी खिसक रहा है। आखिर में जाते जाते जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सिस्टम को आप कैसे देखें? देखिए, इस वक्त मुझे लगता है जो इस वक्त का पॉलिटिकल सिस्टम है, अफसरशाही है। लोगों और अफसर के बीच में, जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स के बीच में बड़ा गैप है। लोगों की रसाई अफसरों तक नहीं है। और हमेशा ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होते हैं,
ये अवामी पावर के मुकाबले में नहीं हो सकता। जो यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे काम कर सकते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स नहीं करते हैं, क्योंकि उनका लिंक होता है लोगों से। तो मुझे लगता है उसी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं लोगों से दूर है।